बड़ा दिलचस्प है इस बार कश्मीर में चुनाव। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल लामबंद हुए हैं, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक दल इस बार बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं कश्मीर में। हो भी क्यों ना, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं विधानसभा चुनाव। 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक हलके में गतिविधियां तेज हो गई हैं। ठंडे पड़े राजनीतिक माहौल में अब गर्मी दिखने लग गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान माहौल में कुछ हद तक सक्रियता दिखी तो थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात कुछ अलग है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर देने के बाद चुनावी मिजाज अलग होगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान ने उम्मीदें बढ़ाई हैं कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का उत्साह आम जनता का, वोटर्स का देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक चुनाव की जंग की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यहां के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों में खलबली मचना बहुत स्वाभाविक है। काफी दिनों तक सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर बीजेपी को चुनौती दे दी है। हालांकि प्रत्याशियों को लेकर उहापोह अभी जारी है तमाम राजनीतिक दलों में। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन 2 घंटे बाद अचानक वापस ले लिया गया इन नामों को। फिर 2 संशोधित सूची जारी कर 16 प्रत्याशियों के नाम उजागर कर दिए गए। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहली लिस्ट में अपने नाम नहीं होने की वजह से नाखुश थे, जिस वजह से बीजेपी को नए सिरे से लिस्ट जारी करनी पड़ी। पहले चरण के नामांकन की डेट अंतिम दौर में है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं या वो कर नहीं पा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है और किसी भी राजनीतिक दल की लिस्ट अब, हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की 16 उम्मीदवारों की एक लिस्ट अब आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में पुराने सियासी खिलाड़ियों से कैसे होगी नए दौर की सियासत, इसी पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। और आज की ये जो खबर रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा एक रिपोर्ट के जरिए समझते भी हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 27 अगस्त को नामांकन का आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की 2 संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। पहले बीजेपी ने 44 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर उसे वापस ले ली। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहली लिस्ट में अपने नाम न होने की वजह से नाखुश थे। हालांकि नई लिस्ट आने के बाद भी जम्मू के बीजेपी मुख्यालय में विरोध किया गया। राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इकलौती महिला शगुन परिहार का नाम भी शामिल किया है। शगुन को किश्तवाड़ विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने पर शगुन ने कहा कि विश्वास है कि किश्तवाड़ के लोग किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। ये चुनाव केवल परिवार के लिए ही नहीं, केवल परिहार भाई के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, हमारे संगठन ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने, हमारे किश्तवाड़ के नेता सुनील शर्मा जी ने और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में तय हुआ कि जम्मू में पीएम मोदी 8 से 10 रैलियां करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 22 अगस्त को सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल
नहीं हो सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अच्छा, बीजेपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है और ये लिस्ट है स्टार प्रचारकों की। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की ये लिस्ट आई है। इसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये तो हैं ही स्टार प्रचारक, तो ये इस लिस्ट में भी ऊपर हैं। स्टार प्रचारकों में अन्य नामों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान जो बड़े चेहरे आपको देखने को मिले थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी, वीके सिंह भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। और अगर हम यहाँ के स्थानीय चेहरों की बात करें तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना और इसके अलावा निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, ये लोग भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। 40 लोगों के नामों की सूची आप इस वक्त देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि लोकसभा चुनाव से बड़ा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कई उलटफेर हुए। उदाहरण के लिए उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अपना चुनाव हार गए थे और ये ऐसे समय पर हुआ जबकि उन्हें लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में वो अपनी लोकप्रियता को बनाएंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह इंजीनियर यहाँ पर जीते और इसके अलावा एक माहौल बना घाटी में, उससे ये स्पष्ट हुआ कि जो सेपरेटिस्ट हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, अलगाववादी भी जिनको कहा जाता है, उनको भी, उनमें जो लोग शामिल हैं उनको रिझाने का एक प्रयास यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले तो प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और प्रोफेसर मिश्रा से हम कई मुद्दों पर बात करते हैं। तो मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा प्रोफेसर मिश्रा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी लिस्ट को जारी करने में बड़ा सोच विचार किया जा रहा है। एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर थोड़ा सा मुझे समझाएं कि जम्मू कश्मीर की सियासत अभी किस दौर में है और वहां पर राजनीतिक दलों में इस तरह का कंफ्यूजन क्यों। एक बहस तो बाद में करेंगे, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी आपकी राय समझना चाहूंगा इस पर। देखिए प्रवीण जी, जहां तक कांग्रेस की बात है तो प्रथम चरण के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। द्वितीय चरण के उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो चुकी है। चूंकि हमारी पार्टी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में जा रही है, तो कुछ सीटों को लेकर आपस में ये चर्चा चल रही है कि इस पर किस पार्टी का लड़ना ठीक रहेगा। हमारे भी कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां हमने पिछली बार काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो जहां हम जीते थे या जहां हम द्वितीय स्थान पर थे, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्लेम मजबूत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उस पर चर्चा हो रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो इंटरनली कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों पर चर्चा कर ली है। पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेंगे इस पर भी सहमति बन गई है, लेकिन चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहमति के बिना कहीं पर भी उम्मीदवार फाइनल नहीं होंगे, तो इसलिए उनके साथ चर्चा चल रही है, जो मुझे लगता है अंतिम दौर में है और बहुत जल्द आपको हमारी सूची भी दिखाई दे जाएगी। प्रोफेसर मिश्रा, क्या ऐसा माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर, यानी मुख्य तौर पर जो है वो चेहरा या लीडिंग कैपेसिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है? देखिए, अभी नंबर ऑफ सीट्स और कौन सी सीट कौन लड़ेंगे इस पर अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां बड़ी पार्टी रही है और चुनाव लड़ती रही है, तो एग्जैक्ट संख्या उनकी ज्यादा होगी या हमारी होगी इस पर कहना मुश्किल है। अभी ये निश्चित है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस जीतती रही है, उस पर कांग्रेस का दावा होगा। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीदवार मजबूत होंगे वहां उनकी स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य तो ये है कि वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने, जो जम्मू कश्मीर की जो पिछले कुछ वर्षों में स्थिति रही है उससे बेहतर स्थिति बनाने का प्रयास हो और आम जनता की आवाज को सुना जाए, जो चुने हुए विधायकों के माध्यम से आसानी से सुना जा सकता है। और जिस तरह से वहां राज्यपाल शासन के माध्यम से केंद्र अपनी शासन व्यवस्था चलाना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगेगी और जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे वो अपने विधायकों को अपने विकास संबंधी कार्यों के लिए आसानी से संपर्क कर पाएंगे। तो फिलहाल तो कांग्रेस का ये उद्देश्य है कि वहां एक अच्छी सरकार का गठन हो जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस
दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी, मैं ये अच्छी सरकार वाली परिभाषा को आपसे थोड़ा डिटेल में समझूंगा। तो आपके काउंटर पार्ट के तौर पर राकेश पंत जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। राकेश जी, लिस्ट को लेकर जो मंथन चल रहा है, नामांकन की तारीख नजदीक आ गई और तब तक लिस्ट, अब हालांकि 16 प्रत्याशियों की एक सूची आई है, लेकिन पहले भी हमने देखा कि बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर रहा, नाराजगी भी रही। तो किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं उम्मीदवारों के नामों को तय करने में भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, यहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है, वहां इस तरह की चुनौतियां रहती हैं। हर एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है, उसने मेहनत की होती है, तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आप हर एक कार्यकर्ता को उसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसी चुनौतियां हमेशा आपके साथ बनी रही। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि पहले जो लिस्ट जारी की गई, कि हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज जो है, क्योंकि हम कश्मीर में भी 15 लोगों की जो लिस्ट जारी की गई है, तो हम कश्मीर में परोक्ष रूप से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से वहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी, किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारा तालमेल रहेगा, ये सारी जांच करने के बाद ही जो लिस्ट है वो हम लोगों ने जारी की है। और 15 लोगों की जो सूची वहां जारी की है, क्योंकि वहां नामांकन भरने की तिथि जो है वो नजदीक आ रही है, तो इसलिए कश्मीर में और कुछ क्षेत्र जो है वो डोडा के हैं जिनमें हमने लिस्ट जारी की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सेकंड फेज और थर्ड फेज की जो डेट्स हैं वो पास आती जाएंगी, तो ये नाम जो है उनमें भी जो सक्षम कार्यकर्ता है, पार्टी का परिश्रमी कार्यकर्ता है, उनके नामों पर मोहर लगेगी। यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि हर एक जो परिश्रमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए। तो इसी को शायद हम ये देखते हैं कि कोई संशय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की पूरी तरह तैयार है, और हम इस बार अब की बार 50 पार का जो नारा है उसको पूरा करने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पहली दफे अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैसे राकेश जी, आपने तो ये एक, ठीक है, पार्टी प्रवक्ता के नाते आपके एक सेंटिमेंट्स भी हैं, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक गठबंधन यहां पर दिखाई देता है। पीडीपी इनके खिलाफ सबसे मजबूत दल है। आपका स्टेक बड़ा कमजोर आपने खुद एक परोक्ष और अपरोक्ष शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे भी स्पष्ट होता है, चाहे लोकसभा चुनाव के उदाहरण ले लें या अभी ले लें। कुल मिलाकर यहां पर आपका स्टेक पहली बार, अन्य राज्यों में कहां एक तरफ बीजेपी एक बहुत ही विशाल ताकत के तौर पर दिखाई देती है, लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर की होती है, जो मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव में आपके लिए महत्वपूर्ण रहा, देश के अन्य हिस्सों में उसी जम्मू कश्मीर यानी आपके राज्य में जहां से आप आते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो जमीन नहीं है। नहीं, जहां तक संसदीय चुनाव का आपने पिछले दिनों देखा, और वहां पर जम्मू के क्षेत्र जो है वो दोनों संसदीय सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यहां तक कश्मीर की बात है तो मैं बहुत बार कहता हूं कि टेनिस में नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हैं, तो हम वहीं पर कश्मीर में वही भूमिका में थे, और ये एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 जाने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से और बिना किसी डर के, बिना किसी, जो 1987 के बाद ये केंद्र की जो भी सरकारें रही हैं उन पर ये इल्जाम लगता रहा है कि उन्होंने लोकतंत्र को वहां पर अपरोक्ष रूप से चलाने की वहां पर कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये पहला चुनाव है, और इसमें आप देखेंगे कि ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। और यहां तक कांग्रेस की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, तो 1987 के बाद यहाँ पहले भी आप देखेंगे कि यहाँ की सरकार, यहाँ के लोगों ने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों को देखा है, और किस तरह यहाँ पर इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की बर्बादी की, ये भी देश के सामने है। और मैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा से एक बात पूछना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो यहाँ पर अलायंस में है, तो क्या वो अलग झंडे का, अलग संविधान का समर्थन करते हैं? इस पर भी उनको अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए। जी, हालांकि इस पर मेरी प्रोफेसर मिश्रा से बड़ी लंबी डिस्कशन हो चुकी है, हम लोग पूरा एक शो कर चुके हैं इस पर। इनके सहयोगी जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी प्रवक्ता थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन हाँ, आपने जो ये मुद्दा उठाया है, और आप राकेश जी एक फ्रेश तरीके से बैठे हैं, तो ये मुद्दा अवश्य उठेगा। ये बात तो सही है प्रोफेसर मिश्रा, आपको याद होगा उस दिन भी मामला गड़बड़ा गया था। गौरव जी जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपना ही घोषणा पत्र जो है उसको लेकर बड़े कंफ्यूज हो गए थे। उसमें बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, हालांकि आप
ये बात कह चुके हैं, लेकिन बड़ी सतही लगती है कि अगर ये कह दे कि हाँ ठीक है मतभेद होते हैं, पर जब इलेक्शन में जाते हैं तो जनता के सामने, देश के सामने आप एक, जैसे पहाड़ियों के नाम बदलने की बात थी, स्पष्ट हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है। आप लोगों का स्टैंड ऐसा रहा नहीं है कभी कि आप नाम बदल देंगे और कोई किसी भी धर्म को जो है उससे किसी तरह की ठेस पहुंचे जैसा कोई काम हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में वो सारी चीजें हैं। और फिर पंत जी ने तो झंडे का और दूसरी चीजों का भी सवाल किया है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा इसको स्पष्ट करें आप। देखिए, नाम बदलने की परिपाटी तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, आपको ध्यान होगा। तो कांग्रेस पार्टी इस तरह से नाम बदलने में ऐसे भी विश्वास नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, और हो सकता है कुछ और राजनीतिक दल भी उनसे कुछ सीख रहे हों। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी अपना बिल्कुल स्पष्ट राय जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच रखती रही है। इस बार भी हम लोग रख रहे हैं। और जब गठबंधन होता है तो कई ऐसे बिंदु होते हैं जिस पर सहमति होती है, बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिस पर असहमति होती है, और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है जिसके आधार पर सरकारें काम करती है। तो उस मामले में बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। देखिए, राकेश जी को मैं सुन रहा था, आपने प्रश्न सीधा पूछा, 2-3 प्रश्न आपने पूछा, एक का भी उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिया। अब वो कहते हैं कि भाई हम एक जगह प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ परोक्ष रूप से लड़ रहे हैं। अरे भाई, आप इतनी ताकतवर पार्टी हैं तो आप लोकसभा चुनाव घाटी में लड़ने का क्यों नहीं आप साहस जुटा पाए? आप तो बड़े बड़े दावे करते थे कि जम्मू कश्मीर में आपने ये कर दिया, वो कर दिया, और आपको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। इस बार भी आप कह रहे हैं कि आप अपरोक्ष चुनाव लड़ेंगे, तो ये नई नई शब्दावली ये ढूंढ के लाते हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि कल को वहां किसे समर्थन देंगे या किसका समर्थन लेंगे, ये अभी तलाश में है। हो सकता है कल को आपको भारतीय जनता पार्टी का फिर से पीडीपी के साथ अलायंस होता हुआ दिख जाए, तो इन लोगों को पता थोड़े ही चलता है। दूसरी बात कि अगर कांग्रेस पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस हो जाए तो उसमें इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन वो उमर अब्दुल्ला साहब को अपना कैबिनेट मिनिस्टर बना ले अटल जी के कैबिनेट में, और भाजपा के साथ संयुक्त सरकार चला ले, वो इनको बड़ा अच्छा लगता है। पीडीपी ऐसे तो अलगाववादी रहती है, देशद्रोही रहती है, लेकिन भारतीय जनता आपने पार्टी बोलते बोलते तो बोल दिया प्रोफेसर मिश्रा, लेकिन क्या मैं ऐसा मानूं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, हम जानते हैं, आपको खूब सुनते रहते हैं, लेकिन आपने एक तरीके से इशारा दे दिया कि बीजेपी इस स्थिति में तो है कि पीडीपी का समर्थन कर दे तो सरकार बना लेंगे। नहीं, सरकार बनाने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हर राजनीतिक दल जिनको ये अराजकतावादी कहते हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, इत्यादि इत्यादि, उनके पीछे पीछे भी घूमते रहते हैं अलायंस के लिए। ये असली इनका चाल चरित्र और चेहरा ये मैं सामने ला रहा हूं। एक चीज प्रवीण जी मैं बता के अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, अभी ये बात कर रहे थे कि बहुत परिश्रमी कार्यकर्ता को वो टिकट देंगे। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के इनके जो अध्यक्ष हैं उनको केबिन में बंद कर दिया इनके कार्यकर्ताओं ने। और वो क्यों किया? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से एक आयातित उम्मीदवार लिया, उसको टिकट दे दिया उस परिश्रमी कार्यकर्ता की जगह। तो ये लोग जो दावा करते हैं ना, दावे में और असलियत में बहुत का अंतर होता है। और यही कारण है कि 44 सीटें इन्होंने अनाउंस कर दी, अब वो घट के 15 पर ये आ गए। तो ये तो इनकी स्थिति है जम्मू कश्मीर। नहीं, वो तो खैर उसको रिवाइज किया है उन्होंने, वो ये भी आपका खैर मैंने इसी कंफ्यूजन से शुरुआत भी की थी। लेकिन राकेश जी ये बताइए, मिश्रा जी का जो कहना है वो इस लिहाज से दुरुस्त दिखाई देता है कि जम्मू का क्षेत्र तो छोड़ दें, लेकिन ये बात सही है कि कश्मीर के क्षेत्र, घाटी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां। आप क्या कुछ फोकस्ड सीट्स पर जा रहे हैं कि आपको ऐसी जिन जिन क्षेत्रों में आप मजबूत हैं वहां पर इतनी सीटें ले आए? और अगर ऐसा होता भी है तो इस कॉम्बिनेशन से आप क्या करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली किसी के साथ तो जाना है आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में हो गए, बने रहेंगे ऐसा ही माना जाता है। हालांकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन हमने इतना कुछ देखा, महाराष्ट्र का पूरी कहानी हमारे सामने है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों के पास क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अब मैंने जैसे पहले कहा कि अब की बार 50 पार और यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, हम लोग उसी विषय पर काम कर रहे हैं। तो कई बारी मैंने आपसे पहले ही कहा कि जैसे कश्मीर की बात आपने करी
तो वहां पर हम कई इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उनके साथ और कुछ वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ हम लोग जो हैं वो एक सीट शेयरिंग फार्मूला जो है वो हो सकता है। कई तरह की चीजें होती हैं जिससे एक राजनीतिक दल जो है वो दूसरे के साथ अलायंस में रहता है, कई बार वो सामने रहता है, कई बार वो अपरोक्ष रूप से, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। तो इसलिए कश्मीर में जो लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारत की मुख्य धारा के अंतर्गत जो लोग हैं, जो लोग आते हैं, जो लोग अपनी बात रखते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलायंस करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। और यहां तक जम्मू की बात है, वो मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़ रही है। रही बात कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को या किसी ने कैबिन में बंद कर दिया या किसने क्या किया, ये सब एक आप मीडिया में देख रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। हाँ, कुछ जैसे आपको ये पहले मैंने कहा कि कुछ लोग कार्यकर्ता होती हैं, उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, तो अगर कई बार उनको जो पार्टी का मैंडेट नहीं मिल पाता तो उनकी भावनाएं जो है वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो इसी मामले में जो सीटें हैं वो 44 पहले अनाउंस करी गई और उसके बाद उनको घटाकर 15 किया गया। खैर ठीक है, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ये होता है, ये तमाम राजनीतिक दलों के साथ। मैंने शुरुआत में कहा कंफ्यूजन सबको। सुशील पंडित जी भी मेरे साथ जुड़ गए एक थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा जब भी हम आपका बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी, लेकिन हम ये देखते हैं कि चुनाव तो होते हैं लेकिन उसमें कई मुद्दे हैं, खासतौर पर ऐसे मुद्दे जैसे सुशील पंडित जी बहुत सालों से उठाते रहे हैं और उनसे बहुत सालों वर्षों से बात हो रही है, उनकी निराशा नाराजगी इस मुद्दे पर लगातार बनी हुई है। लेकिन पंडित जी, मुझे शुरुआत में आप थोड़ा सा एक सकारात्मक पहलू ये भी बताइए कि इस बार के चुनाव जो 370 हटने के बाद हो रहे हैं उसमें आपकी उम्मीदें क्या है, या आपको क्या लगता है कि कम से कम ये तो अच्छा हो सकता है? हालांकि मैं आपकी नाराजगियों से वाकिफ हूं, अच्छे से कई बार बात हुई है उसमें। धन्यवाद जी। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको नाराज दिखता हूं और नाराजगी व्यक्त करता रहता हूं। ये एक जिम्मेदारी है, एक पूरे के पूरे समुदाय की जो अनदेखी हुई है और जो निराशा है उसको व्यक्त करने का एक उत्तरदायित्व है। मैं किसी दल से नहीं हूं, मैं किसी सत्ता अभियान से नहीं जुड़ा हूं, मुझे इन सब नेताओं से, प्रवक्ताओं से कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे यदि कोई अनुभूति है, कोई आभास है, किसी उत्तरदायित्व का भार है, तो उस लाखों व्यक्तियों के समुदाय का केवल ये आभास है जो अलग थलग कर दिए गए हैं, जिनकी अब चर्चा भी नहीं करते हैं वह नेता जिनके नाम पर वोट मांग मांग कर सत्ता में आए हैं। पिछले 4-5 वर्षों में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जब भी कश्मीर आए, उनके मुंह से एक बार नहीं फूटा उन कश्मीरी हिंदू विस्थापितों का मुद्दा, उनका दर्द, उनकी अपेक्षा नहीं। अपने किए गए वायदे, चुनाव घोषणा पत्र में लिखी गई बातें, उनका भी जिक्र नहीं आया। मुझे याद है ये सरकार केंद्र में जब पहली बार आई थी 2014 में, प्रणब मुखर्जी उन दिनों राष्ट्रपति थे। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संसद में, वो सरकार द्वारा दिया गया होता है। उसमें था कि हमारी प्राथमिकता है कश्मीरी हिंदू। हमें बहुत आशा बंधी थी, उस बात को 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अब सकारात्मक इसमें क्या ढूंढा जाए? सकारात्मक ये है कि कश्मीर में फिर से वही दल उसी राग को अलाप रहे हैं जिसको अलाप कर आज तक वोट लेते रहे। तो ऐसा लगता है कि देर सवेर शायद निष्ठा जगेगी। वही पाकिस्तान, वही आतंकवाद, वही हिंदू प्रताड़ना, वही भेदभाव जम्मू के साथ। तो ऐसा लगता है उन्हें शायद ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं। और कौन सा राजनीतिक दल इन मुद्दों के साथ आपको ज्यादा दिखाई देता है फिर भविष्य में? इन मुद्दों के बूते आप जम्मू की कुछ सीटें फिर से जीत सकते हैं। उनको कहीं भीतर लगता होगा कि ये मुद्दे जीवित हैं, ये मुद्दे जरूरी हैं, तो आज ये चुनावों में फिर से उठा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो भूले नहीं हैं, चाहे उन्हें चुनाव दर चुनाव ताक पे रख पर आशान्वित आप किस दल को लेकर हैं? आशान्वित आप किस दल को लेकर हैं? कौन सा दल आपके इस मुद्दे को उठा सकता है? मुझे और किसी दल से अपेक्षा भी नहीं है जी।
मुझे 10 साल मैंने मनमोहन सिंह सरकार की कभी शिकायत इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उनसे अपेक्षा नहीं थी। बहुत सुंदर। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा कांग्रेस या अन्य किसी दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इस मुद्दे को उठाएंगे या इस पर कुछ बात कहेंगे तो बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है इस मुद्दे का देश में, आप लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया उसको डिलीवर नहीं कर पाए, जो सुशील जी का एक तरीके से उन्होंने बात को रखा है अपनी, तो मैं इसको समझना चाहूंगा अब भी ये मुद्दा है नहीं है, आपको लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है नहीं, और खासतौर पर वहां जहां आपका स्ट्रांग होल्ड है जैसे जम्मू का क्षेत्र जहां की सीटों पर आप ज्यादा फोकस करते हैं? सुशील भाई ने एक बात कही कि उन्होंने कभी मनमोहन सरकार से ये अपेक्षा नहीं की कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ ऐसा सोचें कि उनकी घर वापसी हो। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के सामने ये मुद्दा उठाया क्योंकि वो अपेक्षा करते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर कोई कश्मीरी पंडितों के लिए घर वापसी या उनके लिए कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अब बोला उन्होंने तो ये स्वीकार भी उस किया। धरा पर बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि अपनी ही धरा पर रिफ्यूजी हो जाना और पिछले 2 दशक ताड़ना झेलना, उनके साथ साथ वहां पर क्या होना, ये सब जो है ये यहाँ के लोगों ने और पूरे भारतवर्ष ने देखा है। वहां पर कौन सी आवाजें आती थी, सुशील भाई जो है 1987 में 1999 में, वहां सुशील भाई भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी एक मुद्दा नहीं है। ये हमारी निष्ठा कश्मीरी पंडितों के प्रति जो है कि उनकी घर वापसी हो। कश्मीरी पंडित कश्मीर की जो एक संस्कृति है उसका हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए हमेशा काम करती रही है और इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए मुझे लगता है कि 370 का तोड़ा जाना भी जरूरी था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है कि 370 जो है वो तोड़ा जाना जरूरी था और ये जो अलग संविधान और 370 को शील्ड बनाकर वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया गया, ये कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का ही एक हिस्सा है कि 370 प्रधानमंत्री जी ने 370 को तोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 को तोड़ने का काम किया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कटिबद्ध है और हमारा ये जहां तक पूरे भारतवर्ष में ये मुद्दा जो है वह अफेक्ट करता है या नहीं करता, सरकारें आती हैं या नहीं आती है, लेकिन मैं आपका पॉइंट लेना चाहता था, नहीं तो ये आपने जो सवाल उठाया ये महत्वपूर्ण है, मैं खुद भी पूछना चाहता था सुशील जी से, आपने पॉइंट इंपॉर्टेंट ही उठाया है। सुशील जी ये बात भी सही है कि 370 को हटाए जाने के बाद एक उम्मीद कश्मीरी पंडितों या आपके जैसे एक्टिविस्ट के लिए जगी होगी, लेकिन आप चाहते क्या हैं? मतलब इसमें समय भी लगता है, आप क्या चाह रहे हैं? इमीडिएट एक्शन जो आपको नदारत दिखाई देते हैं कि बोलने में तो है बात लेकिन अमली जामा इस चीज को पहनाया जा सकता था, नहीं पहनाया गया। जी, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा इनसे कि हमारी और कितनी पीढ़ियां खत्म हो जानी चाहिए जिससे पहले कि आप हमें घर पहुंचाएंगे वापस? ये सुनते सुनते तो कान पक गए हैं। 35 वर्षों से हम बाहर हैं, 10 वर्षों से आपकी सरकार है, आज तक सरकार की तरफ से एक नीति की घोषणा नहीं हुई है कि कैसे ले जाएंगे हमें। उसे छोड़िए, आज तक किसी भी पीड़ित को, किसी भी बचे हुए को उस नरसंहार से न्याय नहीं दे पाए हैं आप। कोई मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं सिद्ध किया गया है, किसी को सजा नहीं दी है, एक आदमी को आपने फांसी पे नहीं लटकाया है हमारे नरसंहार के लिए। उसे छोड़िए, आपने आज तक एक धेले का किसी को मुआवजा नहीं दिया है। लोगों के घर और जमीन नहीं, अपने आत्मीय छिन गए हैं दर्जनों की संख्या में। यहां कोई सड़क हादसा होता है, कोई रेल दुर्घटना होती है तो कमीशन बैठता है, इंक्वायरी बैठती है और तुरंत फुरत अंतरिम सहायता की घोषणा होती है, फिर पूरी सहायता। यहां आज तक किसी को एक नए पैसे का जमीन मकान छीनने का मुआवजा नहीं है, व्यवसाय जाने का, अपने आत्मीय जाने का। आज तक हुआ क्या है? कितना समय लगता है? जब लोग मर खप जाएंगे, पीड़ित बचेंगे नहीं, गवाही देने वाले नहीं रहेंगे, तब आप मुकदमे चलाएंगे। ये ढोंग और पाखंड बंद कीजिए। हमें बार बार वही याद दिला रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, भाषणों में भी 35 साल से, और कितना सुनाएंगे? काम कब करेंगे?
नीति कब बनाएंगे? जो निर्णय मुझे कब लेंगे? महत्वपूर्ण वो बिंदु धरातल समझ में पर आए, दिखेगा कब? मुआवजा दिया जा सकता धरातल पर था। कब दिखेगा? जिन लोगों ने जो लोग इसमें कोई नरसंहार बात में नहीं शामिल थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके मुकदमा चलाया जा सकता था, सजा दिलवाई जा सकती थी, कोई नीति बनाई जा सकती थी। 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ, आप ही के पास आ रहा हूं राकेश जी, बोलिए। सुशील भाई की भावनाओं को मैं समझता हूं। पिछले कांग्रेस का जो राज रहा उसमें जिन्होंने भारतीय फौजियों की हत्या करी, कश्मीरी पंडितों की हत्याओं में वो लोग शामिल थे, वो खुलेआम दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में घूमते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये सुशील भाई को भी ये समझना चाहिए कि परिस्थितियां वहां पर कैसी थी और आज वो लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, कभी सुशील जी संक्षेप में, प्रोफेसर मिश्रा भी कुछ कहना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हैं, जो हमारी इवैक्यूएट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, जिनको 70 सालों से अधिकार नहीं मिले, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उनको अधिकार जो है वो दिए, उनको मालिकाना हक दिया। तो कश्मीरी पंडितों की यहां तक लड़ाई है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है कि सम्मान कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में हो। ठीक, सुशील जी संक्षेप में आप कुछ ऐड कर, प्रोफेसर मिश्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर आप बोल दीजिए। जी, मैं आपको इस पाखंड को थोड़ा खोल के बताऊं कि कौन जेल में सड़ रहा है। जेल में जो 2-4 लोग सड़ रहे हैं, उन पर 2016 का मुकदमा है, टेरर फंडिंग का और वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया का, हवाला का। उसके अंदर जिस व्यक्ति को सजा दी है, उसके साथ ऐसी मिलीभगत हुई है कि उसने अपना मुकदमा नहीं लड़ना चाहा, उसने उस सजा के खिलाफ आज तक अपील नहीं की है। वो अपनी रजामंदी से तिहाड़ में बैठा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में, क्योंकि उसको पता है अगर उसने चू चपड़ की तो उस पर हत्या के मुकदमे चलेंगे, वो फांसी लटकेगा। ये लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये फिक्स मैच खेला गया है। आप देख सकते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट रात भर खुलता था जिन लोगों के लिए, वो लोग अपने ट्रायल कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में ना करें, सुप्रीम कोर्ट में ना करें, और वो बैठ करके पूरी बैरक नवाब की तरह उनका खातिरदारी हो तिहाड़ में। ये फिक्स मैच खेला गया है। जज ने कहा है कि जब वो अपना कबूल कर रहा है चार्जशीट, तो मुकदमे की क्या जरूरत है? जिसने आपके चार्जशीट को कबूल कर लिया, आपने उस पर वो चार्ज लगा दिया और कहा लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई। ये किस तरह का फिक्स मैच है? उन मुकदमों को चलाइए जिसमें हमारे वायुसेना के 4 लोग मार दिए गए, जिसमें जज मारे गए, जिसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर मारे गए, जिसमें एचएमटी के जनरल मैनेजर मारे गए, जिसमें वकील मारे गए, जिसमें टीचर मारे गए, वाइस चांसलर मारे गए, लोगों को खड़ा करके भून दिया गया। वो मुकदमे नहीं चलेंगे। टेरर फंडिंग का मुकदमा चलेगा जिसमें फांसी नहीं होती है। ठीक है, आप इन मुद्दों को देखिए। हम आप ये कर सकते हैं कि ये मंच है, इस मंच के जरिए आपकी बात आप स्वतंत्रता से रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बात उन लोगों तक पहुंचे जिन तक पहुंचनी चाहिए। राकेश जी, मैं इस पर आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया था, सीधे एक तरह से एक आरोप लगाया, एक प्रश्न किया है, तो प्रोफेसर मिश्रा आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? खासतौर पर मेरे जहन में यह आता है कि जब कश्मीरी पंडितों की बहाली की बात होती तो आपसे उम्मीद क्यों नहीं किसी को भी? देखिए प्रवीण जी, सुशील पंडित जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, संजीदा व्यक्ति हैं। मैं भी इनका बहुत सम्मान करता हूं, और उनको अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कमी लगी होगी और उस पर ये प्रतिक्रिया है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि बहुत भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कश्मीरी पंडितों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ती है और उसके बेटरमेंट के लिए प्रयास करती है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर गए थे और वहां कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आप कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर व्हाइट पेपर लाइए, श्वेत पत्र जारी करें कि उनकी स्थिति क्या है और उस समस्या का समाधान कहां तक पहुंचा है। दूसरा, ये जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर में होते रहे, उस पर भी राहुल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन यह सरकार उस पर ध्यान नहीं देती रही। जो अभी बात कर रहे थे सुशील पंडित जी कि भारतीय जनता पार्टी के पाखंड को भी उन्होंने उजागर किया। दूसरी बात, एक चीज देखिए कि ठीक है हमारे ऊपर सुशील पंडित जी बहुत भरोसा न करते हों,
लेकिन ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम जो 26 साल पुराना संगठन था, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना मर्जर किया, विलय किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर पूरा ही भरोसा नहीं है, नाराजगी हो सकती है सुशील जी की, और उसका मैं आदर भी करता हूं कि हो सकता है कई बार हम लोग कुछ काम करना चाहते हो, न कर पाते हो, तो उनको नाराज होने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी राकेश जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आतंकवाद पर। ये बताइए कि 1989 में जब इनके समर्थन से सरकार चल रही थी और उस समय गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हुआ था, तो क्या भर भर के विमान में आतंकवादियों को उस सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी लेकर कंधार छोड़ने नहीं गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार कर सकती है? तो इनका जो पाखंड जो पंडित जी कह रहे थे वो एक जगह पे नहीं है, कई जगह पर बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड दिखेगा। करेंगे वो बदनाम करेंगे कांग्रेस पार्टी को। अरे भाई, कंधार विमान में भरकर आतंकवादियों को आपने छोड़ा था, ये बात आप कैसे डिराई कर सकते हैं? ये तो पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात कि अभी जो सरकार आप 10 साल अप्रत्यक्ष रूप से वहां चलाते हैं, अभी राकेश जी बहुत तरह का कंसेप्ट आपको समझा रहे थे कि घाटी में अपरोक्ष चुनाव लड़ेंगे, जम्मू में परोक्ष लड़ेंगे, तो यह हिडन एजेंडा इनका हमेशा रहता है। आप देखिए कभी उपराज्यपाल के माध्यम से इन्होंने वहां क्या किया, एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार ये चला रहे हैं। जिन जिन वर्गों से मुझे लगता है ये आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता प्रोफेसर मिश्रा कि ये मुद्दा आप नहीं रहा? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबका विश्वास है, एक अच्छा चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव में वोटर बाहर निकलकर आया है, इसी सरकार के रहते हुए आया, तो हमें ये तो मानना चाहिए कि घाटी में जैसा भी है चुनाव कराने का एक श्रेय वर्तमान सरकार, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयुक्त जो है वो भी इसको लेकर पहले से ही बात कह चुके हैं। तो अब ये कि बीजेपी ऐसा नहीं करना, 370 हटने के बाद में वो स्थितियां थी, किसी को भी करना पड़ता वो। देखिए अभी मैं सुन रहा था, राकेश जी आपको एक फॉर्मूला बता रहे थे, अब की बार 50 पार, तो अभी इन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, आया 240। उस गणित को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिए तो इन लोगों ने मान लिया है कि अधिकतम लिमिट इनकी 30 की है, 30 की है। तो ये तो अपने को सत्ता से बाहर मान के चल रहे हैं ना, तभी आपको बता रहे हैं कि ये कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और वहां अपरोक्ष चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या फंडा है ये देख लीजिए। मेरा ये कहना है, देखिए कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को लेकर, कश्मीर पंडितों के मुद्दों को लेकर बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है, और इसकी बार बार बयानगी हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने की है। और जिस 89 से लेकर अभी तक प्रवीण जी सारा दोष कांग्रेस को दिया जाता है, तो क्या यह भी तथ्य नहीं है कि कांग्रेस तो 15 साल ही शासन में रही, बाकी साल तो इन्हीं का शासन रहा। तो अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो क्या ये वहां सुधार नहीं करते? तो ये नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर कश्मीरी पंडित भाई बहनों के दर्द को समझना चाहिए, और ये हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। उनके दर्द को देखते हुए हम लोग भी बड़े हो गए, लेकिन समाधान नहीं निकला है, यह हकीकत है। और जो पार्टी पर समाधान के लिए आपको भी सत्ता में रहने के लिए या जाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ लेना पड़ रहा है। उनका स्टैंड किसी से छिपा हुआ नहीं है, उनका घोषणा पत्र आप कहते हैं कि वैचारिक रूप से कुछ चीजें अलग हो सकती है, लेकिन आप भी तो वहां पर घाटी में चुनाव लड़ने के लिए उन्हीं के साथ जा रहे हैं जो पहाड़ियों के नाम बदलने वाले हैं, जिनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे शायद इत्तेफाक आप लोग भी ना रखते हो। देखिए हमने तो पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के जगहों का नाम बदल रही है, हम तो इत्तेफाक उससे भी नहीं रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नहीं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं प्रोफेसर मिश्रा, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन बना के चुनाव। प्रवीण जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि टीडीपी के साथ इनके कई वैचारिक मतभेद हैं। अब वो आपने एक बात कही है, लेकिन देखिए आंध्र की सियासत और खैर ठीक है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जब आप लोग कुछ भी बोलते हैं, तो मैं, लेकिन क्योंकि ये फोरम आपका है, राकेश जी बहुत सारी बातें हैं जो प्रोफेसर मिश्रा ने कही, लेकिन उसमें मुझे एक दो चीजें समझ में आई कि पंडितों का मुद्दा अगर आप लोगों ने उठाया था तो उसको थोड़ा सा सिर्फ 370 हटाया, ये एक बात ठीक है और ये उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, मुआवजा है और दूसरी चीजें हैं। सुशील पंडित जी ने बहुत डिटेल में कहा जो उनकी अपेक्षाएं थी, कुछ एक कड़े कदम, ठोस कदम दिखने भी चाहिए थे जो नहीं दिखते, इस तरह का भी आरोप आया है।
है, और दूसरा यही वजह है कि कश्मीर की सियासत जो है वो बिल्कुल अलग है। आपके लिए भी मजबूरी का विषय है कि आप कश्मीर में वैसे चुनाव नहीं लड़ सकते जैसे आप देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव लड़ते हैं। वहां तो वहां के स्थानीय मुद्दों पे आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा, यानी अगर वहां कोई अलगाववादी ताकतें हैं तो उनके सामने कई बार हथियार डालने पड़ते हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, हम एतबार न करते तो क्या करते। श्री राहुल गांधी जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति है उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। ये वैसा ही है कि आपने ही दर्द दिया और आप ही दवा की वो भी समझते हैं कि आप ही दवा के लिए आप मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा, यहां तक आपने कहा कि वहां पर अलगाववादी ताकतें जो हैं उनके साथ हाथ मिलाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी किसी अलगाववादी ताकत के साथ हाथ मिलाने ना कभी गई है, ना हाथ मिलाने जा रही है। जो भारतीय संविधान में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, ये मैं आगे अभी देखिए प्रोफेसर मिश्रा इसमें क्योंकि ऐड करेंगे, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा, पर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से आपका कॉम्बिनेशन रह चुका है। नहीं, बिल्कुल रह चुका है। हम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर जब हम उनके साथ सरकार में गए तो वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो थी वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां जीती। और यहां तक जम्मू की स्थिति थी, वहां भारतीय जनता पार्टी एक मेजर ग्रुप बनकर उभरी और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सत्ता में आए। हमने एक वाइबल ऑप्शन देने की कोशिश की, लेकिन जब हमें लगा कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अपना एजेंडा जो है वो थोप रही है तो हम उसमें से बाहर निकल आए और हमने उस सरकार को, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकारें आती है सरकारें जाती है, सरकार बनाना काम नहीं है, काम करना काम है, और काम के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर है। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी अलगाववादियों के साथ किसी तरह का कोई समझौता करेगी, तो ऐसा नहीं। रही बात कई बार उठती है कि जैसे इंजीनियर रशीद का मुद्दा अभी आप ले लीजिए, तो इंजीनियर रशीद ने वहां पर चुनाव लड़ा और वहां ये जो दोनों स्थानीय दल हैं, चाहे वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके सर्वे सरबा जो जहां पर है उनको हार का मुंह देखना पड़ा वहां पर। तो इंजीनियर रशीद ने शपथ जो ली वो भारतीय संविधान के अंतर्गत ली। एक तो ये बात हुई, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी जो है, जो स्थानीय कश्मीरी है, उनके साथ बात करने में उनको कोई वो नहीं है कि हम लोग बात आपने मैं जो पूछ रहा था उसको बड़ा एक अच्छे उदाहरण से भी रख दिया। यही बात थी, मेरा यही कहना था कि यहां पर सेपरेटिस्ट या अलगाववादी जो भी शब्द हम यहां इस्तेमाल करते हैं उनके बड़े बड़े सारे मनोभाव निकल कर आ जाते हैं, लेकिन जहनियत में शब्द इस्तेमाल करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीति और वहां के लोगों की सोच, खासतौर पर घाटी का जो क्षेत्र है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं। यानी कि लोगों की जहनियत को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये राजनीतिक बयानबाजी और पूरे देश पर इसका इंपैक्ट एक अलग चीज है। सुशील पंडित जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा आप जो कहना चाह रहे हैं संक्षेप में बोलें ताकि मैं पंडित जी की बात को ऐड कर लूं उसमें। जी प्रवीण जी, मैं राकेश जी की बड़ी बड़ी बातों का केवल ये जवाब आपको बताना चाहता हूं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था तो उनके मैनिफेस्टो में था, और ये सुशील पंडित जी भी आपको बताएंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी का प्रयोग होगा। जब ये गठबंधन कर रहे थे तब जो उनका मैनिफेस्टो था पीडीपी का, उसमें ये बात कही थी। और जब इन्होंने और सेल्फ रूल की बात भी वो कर रहे थे, उस मैनिफेस्टो में स्वशासन की बात भी कर रहे थे। और तीसरी बात, जब इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था तो उसमें कहा था कि अटल जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम हुर्रियत से भी बातचीत को तैयार हैं। तो आप करे तो रामलीला, दूसरे करे तो खैर वो तो बीते दौर की बात हो गई, अब तो जा नहीं रहे हैं वो। अभी तो खैर कम से कम पीडीपी के साथ नहीं जा रहे हैं। ऐसे तो कहने को नेशनल, अरे अब्दुल्ला साहब खुद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी तो कॉम्बिनेशन रहा है। वो तो ऐसे कहेंगे तो फिर वो बात बहुत लंबी चली जाएगी पुरानी चीजों पे। लेकिन सुशील जी आप थोड़ा सा बताएं मुझे इस पर, क्योंकि आप स्थानीय राजनीति से भी वाकिफ हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन क्या वहां की मजबूरी है, और ये जिस जहनियत की मैं बात कर रहा हूं उसको कैसे काउंटर करेंगे, मतलब उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर पाएगी, ये जरूर समझना चाहेंगे आपसे। ये कितना बड़ा भोलापन है जब आप कहते हैं कि उन्होंने अपनी सदस्यता की शपथ लेते वक्त भारतीय संविधान की कसम खाई। भारतीय संविधान की कसम खाकर आप व्यवस्था में घुसते हैं। ये कसम आप केवल सदस्यता लेते वक्त नहीं, आप चुनाव का नामांकन भरते वक्त भी लेते हैं। और जिसे इस व्यवस्था में भीतर घुसकर उसको भीतर से ध्वस्त करना है, उसको इन बातों से कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये इस भोलेपन के साथ उसको गारंटी मान लेते हैं
कि मुझे समझ में नहीं आता, ये अपने आप को राजनीतिक के परिपक्व अनुभव वाले लोग कहते हैं। ओवैसी भी संविधान की शपथ लेता है, वो मुस्लिम लीग भी अभी संविधान की शपथ लेती है, वो जमाते इस्लामी का सरगना सैयद अली शाह गिलानी 3 बार एमएलए बना, उसने भी भारतीय संविधान की शपथ लेकर असेंबली में घुसा था। ये क्या कैसा भोलापन है कि आप बार बार चले जाने को अपने आप को आगे करते हैं और फिर कहते हैं संविधान की शपथ ले ली थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कैसा मतिभ्रम है। और अगर ऐसे लोग देश की नीति बनाएंगे, ऐसे लोग निर्णय लेंगे, तो हम किस रसातल में जाएंगे? ठीक है, ये तो इनका स्टैंड हुआ। मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में थोड़ा अपने सजेशंस रखें। ये जिस जहनियत की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर जिस तरह के लोग रह रहे हैं अभी, जो प्रभाव है उन पर, जिन लोगों का प्रभाव है, जैसे वो सोचते हैं जो कश्मीर के बारे, उस जहनियत को क्या किया जाएगा और कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये जिस बात की अपेक्षा आप करते हैं वैसा कोई माहौल जम्मू कश्मीर में बना पाएंगे? जी, तो सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि वहां जिस बात से सामना है वो अलगाव नहीं है, वो भटकाव नहीं है, वो नौकरियों का या अवसरों का अभाव नहीं है, वो जिहाद है, निरा जिहाद है, नंगा जिहाद है। और इससे निपटने के लिए आपको जो करना है उसके लिए पढ़िए थोड़ा जिहाद क्या होता है, या समझिए उन लोगों से जिन्होंने इसको झेला है, अनुभव किया है, दुनिया ने जो इससे सीखा है उससे सबक लीजिए, सबसे पहली बात ये। और जहनियत बदलने के लिए आपको उस नल को, उस जड़ को काटना पड़ेगा। पत्तियां और टहनियां छांटने से ये नहीं होगा, 6 महीने किसी को नजरबंद करने से नहीं होगा, ये उन मदरसों और मस्जिदों पर निगरानी करने से होगा, उन मौलवियों के खुतबे पर नजर रखने से होगा जो ये जहर की खेती करते हैं और इसके लिए नई खेप, नई नस्ल तैयार करते हैं। आप उनका दिल जीत करके ये नहीं कर पाएंगे, उनको रिश्वतें देकर, उन पर नोट बरसाकर, उन पर विकास की वर्षा करके ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक सामान्य बुद्धि की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं कुछ और सुझाव दूं, अपनी सामान्य बुद्धि दुरुस्त कर लीजिए और ये पाखंड बंद कीजिए, वरना नस्लों का कुछ नहीं होने वाला है। हम लगातार उस गर्त में धंसते जा रहे हैं जिससे आप निकलने की तजवीजें टीवी शोज में बड़ी बड़ी बातें करके बताते हैं। नहीं होने वाला है वो सब। देखिए, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप बहुत समय से अपनी बातों को रखते रहे, लोगों का जागरूक होना, ये बात सही है। मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि जम्मू कश्मीर में पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, आज जो कुछ हालात है, उनको समझ पाना देश के अन्य हिस्सों के लिए लगभग नामुमकिन होता है। कितना ही सुन लें, कितना ही पढ़ लें, कितनी ही बातें कर लें, कितने ही एक्सपर्ट से बात कर ली जाए, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर राकेश जी आप बात को सुन पाए हो, सुशील जी, तो मैं आपसे और प्रोफेसर मिश्रा दोनों से एक एक करके जानना चाहूंगा। पहले राकेश जी आप बताएं मुझे, ये जो जहनियत है इसको बदलने के लिए वहां पर जिहाद को पोषित नहीं करना या जिहादी मानसिकता को पोषित नहीं करना है, उनको एनकरेज नहीं करना है, उनके साथ जाके उन्हें खुश करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि उसकी जड़ को खत्म करना जरूरी है। इसको आप कैसे समझेंगे वो बताएं मुझे। पाया सुशील भाई की बात को, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जिहादी मानसिकता के विरुद्ध है और उससे कड़ाई से निपटने के लिए कटिबद्ध है। और जिन लोगों ने इस जिहादी मानसिकता को सींचा है, जिन लोगों ने पिछले 2 दशक या 3 दशक कश्मीर की राजनीति जो है उसको परोक्ष रूप से हिट करने की कोशिश करी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, ये बताएं कि इन्होंने ये जो स्थितियां पैदा हुई उन स्थितियों को रोकने के लिए वहां पर क्या किया। और यहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो इस मामले में बड़ी स्पष्ट है कि कश्मीरी पंडितों की ससम्मान घर वापसी हो और किसी भी तरह की जिहादी मानसिकता जो है उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी कड़ाई से पेश आएगी। ये आपने पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है ये आपने देखा है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि धारा 370 को तोड़ा जाना जो है वो जरूरी था। कश्मीर को भारत के साथ
मिलाया जाना बड़ा जरूरी था, जो पिछले 70 साल नहीं हुआ। और ठीक है, मुझे आपकी बात ऐसे समझ में आती है कि आप लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोगों के मन में वो चीज स्पष्ट है, आप उसको लेकर कदम उठा रहे हैं। 370 हटाना एक कदम है। हालांकि सुशील जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, ये मुद्दा जो जहनियत वाली बात चल रही है, वहां के हालात की बात चल रही है, इसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा, इसी तरह की राजनीति चलती रहेगी, या आपको लगता है कभी कुछ बदलाव भी आ सकता है, संभव है वहां? देखिए, बदलाव बिल्कुल आएगा, बदलाव संभव है। और भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी व्यवहार से तो मुझे समाधान इसका नहीं लगता है कि अभी कहेंगे कुछ और करेंगे आप कुछ। अपना सजेशन, क्योंकि अपने चुनाव के पहले समय भी थोड़ा सीमित है। प्रोफेसर मिश्रा, इनको छोड़ नहीं, दीजिए, अभी उन्होंने अपनी बात रख दी, आप तो अपनी तरफ से अपनी बात रखिए। नहीं प्रवीण जी, 2014 से एक ही बात जोर जोर से ये लोग चिल्लाकर कह रहे थे कि इनके आते ही कश्मीरी पंडितों की समस्या का सर समाधान हो आप जाएगा। कितनी गंभीरता से ले रहे हैं वो बताइए ना, इन्होंने तो बोल दी अपनी बात। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडितों को बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा है। ये पूरे देश की जनता उस दर्द को महसूस करती है जो सुशील पंडित जी जैसे एक्टिविस्ट हम सबको बताते रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है। और हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पिछले एक दशक में बार बार इसको दोहराया है। ठीक है, ये बात सुशील जी ने कही कि सब कहते हैं करेंगे। गंभीर है, सब कहते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन कब कुछ होगा और कब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा उसका उन्हें अब भी इंतजार है। तो और उन्होंने एक बात कही कि हम चर्चा करते रहते हो, ये बात सही है, चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन चर्चा भी जरूरी है और महत्वपूर्ण चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं। इसके लिए सुशील पंडित जी आपका धन्यवाद, राकेश पंत जी आपका धन्यवाद, प्रोफेसर मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही। खबरें जारी।